देख लेते हैं दर्शकों को दिखा देते हैं कि जेपी नड्डा आखिर क्या कह रहे हैं। सभी मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नहीं सहेगा राजस्थान के महारैली में मंच पर उपस्थित पार्टी के बहुत ही जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय सीपी जोशी जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और पूर्व में मुख्यमंत्री रही सम्माननीय बहन वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौर जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारे चुनाव के सह प्रभारी नितिन पटेल जी, बहन विजय राहटकर जी, हमारे वरिष्ठ साथी और पूर्व में अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, भारत सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे यहाँ के सांसद रामचंद्र बोहरा जी, राजवर्धन सिंह राठौर जी, घनश्याम तिवारी जी, राघव शर्मा जी, रामानंद शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी, हमारे किरोड़ीलाल मीना जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ इस महारैली में जिसका नाम आपने दिया है नहीं सहेगा राजस्थान, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब जयपुर में आया हूं तो सबसे पहले तो मोती डुंगरी गणेश मंदिर हमारे गोविंद देव जी को नमस्कार करके मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। गलता माता जी मंदिर को भी मैं नमन करता हूं और इसके साथ साथ हमारे वीरों की भूमि, शौर्य की भूमि, तपस्वियों की भूमि, सामाजिक चेतना लाने वाली भूमि, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाली ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं। आखिर ये क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ा कि हम नहीं सहेगा राजस्थान, इस बात को लेकर महारैली भी करेंगे और कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे भी। इसका कारण है कि ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। यह सरकार लूट लेने वाली सरकार है, यह सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है, यह सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है और ऐसी सरकार को बिल्कुल भी एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है और आने वाले नवंबर में आप इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी हमने एक फेल कार्ड का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। राजस्थान का 5 साल के अंदर रिकॉर्ड क्या है, कौन से आयाम, कौन से काम गहलोत सरकार ने किए हैं। उल्टे गहलोत सरकार ने कुशासन के झंडे झुलाने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया है।
अगर भ्रष्टाचार में किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो गहलोत सरकार ने बनाया। और उसी को बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान में आता है कि चाहे दलितों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, बच्चों पर अत्याचार हो, सभी में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया है। और इसीलिए हमने तय किया है कि नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर कैंपेन को चलाकर 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हम काम करेंगे। हर पंचायत में जाएंगे, हर ढाणी में जाएंगे, जनता को पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार लाएंगे, राजस्थान की सरकार बनाएंगे। इसको हमको आगे बढ़ाना है और इसी बात को लेकर के हम आगे चले। मित्रों, ये यूपीए की सरकार, ये यूपीए क्या है? ये यूपीए है, यू स्टैंड फॉर उत्पीड़न। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है। और अगर हम पी की बात करें तो पक्षपात करने वाली सरकार है तो वह भी यही यूपीए सरकार है। और ए है तो वह अत्याचार करने वाली सरकार भी यही सरकार है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आपके सामने थाना गाजी का गैंगरेप आपके ध्यान में होगा। यह थाना गाजी का गैंगरेप परिवार के सामने, पति के सामने गैंगरेप हुआ और कोई सुध लेने वाला नहीं। प्रशासन ने एफआईआर करने में भी कोताही करने का काम करती है तो ये यहां की सरकार करती है। अगर मैं बात करूं आलापुरा के और अलवर की घटना के, जहां एक मजहबी सिख की बच्ची को उसका गैंगरेप हुआ, उसके साथ गलत बर्ताव हुआ और बाद में उसका मर्डर हुआ, यह भी हम सबके सामने है। अगर मैं बात करूं खाजूवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप, जहां पुलिस वाले ही यानी रक्षक ही भक्षक बन गए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बाद में एफआईआर करने में भी गुरेजी की गई। यह है गहलोत की सरकार। और आपको ध्यान में होगा ना कि एक कांग्रेस का नेता, शायद मंत्री थे, जो विधानसभा में मंत्री थे, मंत्री हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में मुझे उनके वाक्य बोलने में भी शर्म आती है। इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग करने का काम वो करते हैं। अभी जो करौली में जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, ये घटना मानवता को झिकझोर देने वाली घटना है। पहले अपहरण होता है और उसके बाद रेप होता है, फिर गोली से मार दिया जाता है, फिर एसिड से जलाया जाता है और फिर कुएं में डाल दिया जाता है और उसको हर तरीके से केस को दबाने का काम करती है तो गहलोत सरकार करती है। यह यहां का कुशासन है, यह यहां का कुशासन है। दौसा में अपहरण हुआ, अपहरण करने के बीच में जब माता पिता पड़े उसको रोकने के लिए, तो पिता को कुचल डाला और माता को अटैक करके घायल कर दिया। यह स्थिति की गई और अपहरण करके ले गए। यह भी हम सबके सामने है। बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? इसके खिलाफ आवाज उठानी है कि नहीं है? और जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, इनको जेल के पीछे डालना है कि नहीं डालना है? इनको सजा दिलानी है कि नहीं दिलानी है? और नवंबर में इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये उत्पीड़न करने वाली सरकार को हमको जवाब देना पड़ेगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं, आज लगभग प्रतिदिन 18-19 रेप केसेस हो रहे हैं। प्रतिदिन 5 से 7 मर्डर हो रहे हैं।
24,000 से ज्यादा महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है, ऐसा रिकॉर्ड हुआ है। और जयपुर में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही महिला के आत्मदाह का भी केस हम लोगों के सामने आया है। ये कैसा राजस्थान जो संस्कृति के लिए जाना गया, जो राजस्थान शांति के लिए जाना गया, जो राजस्थान भाईचारे के लिए जाना गया, जो राजस्थान विकास के लिए जाना गया, आज वहां महिला उत्पीड़न चरम शिखर पर है, चरम सीमाएं, सारी सीमाएं पार कर रही है, सीमाएं लांघ रही है। ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देना राजस्थान की जनता की जिम्मेवारी है। इसलिए अब राजस्थान की जनता नहीं सहने वाली है इस गहलोत सरकार को, यह भी हमको स्पष्ट संदेश देना चाहिए। मित्रों, मुझे बताया गया कि लगभग 1,90,000 महिलाओं की घटनाएं घटी हैं। अगर मैं पक्षपात की बात करूं तो न्याय और तुष्टीकरण वह भी हम सबके ध्यान में है। यहीं जयपुर में जयपुर बम ब्लास्ट का केस हुआ था। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, केस को फास्ट ट्रैक में डाला गया। समय रहने के अंदर लोअर कोर्ट में जयपुर बम ब्लास्ट के कातिलों को, टेररिस्टों को फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो लंबे समय तक सुनवाई टलती रही। हमारा एडवोकेट जनरल नहीं गया और नहीं जाने के कारण केस ढीला पड़ गया, तुष्टीकरण हुआ और वोट बैंक के खातिर गहलोत सरकार पर और गहलोत पर मैं आरोप लगाता हूं कि उन्होंने तुष्टीकरण किया और जयपुर बम ब्लास्ट केस के कातिलों को छोड़ने में मदद दी गई और फांसी की सजा उनकी समाप्त हो गई। यह स्थिति ला करके खड़ी की। बताइए, ऐसे पक्षपातपूर्ण रहने वाले राजा को रखना है क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को रहने देना है क्या? आज राजस्थान में दंगों की संख्या 1,200-1,200 से ज्यादा दंगों की संख्या हो गई है और उसी तरीके से बड़ी संख्या में ये जो दंगई हैं इनको भी छोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वह गहलोत सरकार ने किया है। अभी अभी मुझे पता लगा कि एक पूर्व में राज्य मंत्री का दर्जा लेने वाला व्यक्ति 18 लाख रुपए के रिश्वत के साथ पकड़ा गया है, 18 लाख के रिश्वत के साथ, और उसके केस को भी दबाने का काम गहलोत सरकार कर रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं अत्याचार की बात करूं तो 19,500 किसानों की भूमि कुर्क की गई है कि नहीं की गई है? की गई है कि नहीं की गई है? ये जो राहुल गांधी आके बोलते थे 1, 2, 3, 4 और किसानों का कर्जा माफ, आज 19,500 किसानों के जमीनें कुर्क करने का काम किया है तो वो गहलोत सरकार ने किया है। ये अत्याचारी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। आप देखिए, दलितों पर 8,000 से ज्यादा मुकदमे 2022 में दर्ज हुए हैं। 8,000 से ज्यादा सिर्फ दलितों पर 2022 में। यह कैसा प्रदेश बन गया है? उसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम और वहीं रोहिंग्यों को बसाने का काम यह गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाई जो हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलाते हो और रोहिंग्यों को बसाने का काम करते हो, आधार कार्ड दिलाते हो, उनको वोटर आईडी लिस्ट में जुड़वाते हो। आप बताइए, ऐसी अत्याचारी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार जो वोट के लालच में वोट बैंक खड़ा करने का काम करे और देशद्रोहियों को समर्थन करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? अगर नहीं देना है तो गांव-गांव जाकर के ये संदेश दे दो कि अब राजस्थान सहने वाला नहीं है
और इनको उठाड़ करके फेंक देने वाला है, इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1 यह है यूपीए की सरकार। और दूसरी ओर एक हमारी सरकार है जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो बिना भेदभाव के राजस्थान को भी आगे बढ़ने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और विकास के लिए नए आयाम दे रहे हैं। मैं आज इसी मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं। वो कल रात फ्रांस से लौटे हैं, यूएई से लौटे हैं और उनको फ्रांस में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैक्रोन ने, फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर, ये इससे सम्मान किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आजाद भारत में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिसको यह सर्वोच्च पद मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा देशों से भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसलिए मित्रों, एक तरफ उत्पीड़न, एक तरफ अत्याचार, एक तरफ पक्षपात और एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह मोदी जी मंत्र लेकर के चले हैं। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल देने का काम उन्होंने लिया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में भी 4 करोड़ 40 लाख भाइयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 4 करोड़ घर बनते हैं और 30 लाख से ज्यादा घर अगर राजस्थान में बनते हैं, तो बोलिए गरीब लोगों की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? मित्रों, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और एक तरफ उत्पीड़न, अत्याचार, पक्षपात हमें तय करना है। सबसे बड़ी त्रासदी थी, देश के सभी के आर्थिक जगत सब हिल गया। यूक्रेन की लड़ाई हुई, सप्लाई चेन का विषय आया, आर्थिक मंदी आई दुनिया में, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डोल गई, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 9 सालों में और विशेष करके पिछले 5 साल में कोरोना के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पिछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और मित्रों, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि सबसे स्थिर और सबसे स्टेबल अगर किसी की इकोनॉमी है, अर्थ जगत है, तो वो भारत की अर्थ जगत है। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भारत इन्फ्लेशन में सबसे कम है और जीडीपी में सबसे ज्यादा है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे खाद्य सामग्री की इन्फ्लेशन 2.9% है, जहां अमेरिका की इन्फ्लेशन 8% है, जहां ब्रिटेन का इन्फ्लेशन 11% है, जहां मेरे पड़ोस का पाकिस्तान 48% महंगाई है, वहां भारत की महंगाई 2.7% है। यह हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि ब्रिटेन जैसे देशों का उनकी ग्रोथ रेट 3%, 4%, 5%, यूरोप की 5%, और भारत की ग्रोथ रेट 8.7% पर खड़ी है। इसलिए यह सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इसीलिए कहा जाता है कि आशा की किरण अगर कहीं साउथ एशिया में दिखता है तो वो आशा की किरण भारत दिखता है, ये बात कही जाती है। मित्रों, आपको इस बात की भी खुशी होगी कि आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 500% ग्रोथ हुआ है, 500% का ग्रोथ हुआ है। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, 9 साल पहले 92% मोबाइल विदेश से आता था, हम इंपोर्ट करते थे 92%, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का होता था। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत 97% मोबाइल अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। मित्रों, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत जापान को पछाड़कर 3रे नंबर का मार्केट बन गई है। स्टील में हम 4थे नंबर से मैन्युफैक्चर में 2रे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम आगे खड़े हैं। दुनिया का 40% से ज्यादा भी डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। जहां कांग्रेसी कहते थे कि गांव में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, अभी तो मोदी जी फ्रांस में गए तो फ्रांस में उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि भारत में आना और कोई पैसा कैश लेके मत आना, सिर्फ अपना मोबाइल लेकर के आना और भारत में तुमको डिजिटल ट्रांजैक्शन से तुम्हारा सारी यात्रा पूरी हो जाएगी। ये बात हमको ध्यान में लेनी चाहिए। इसलिए मित्रों, किस तरीके से आगे बढ़ा है देश, वो भी हमको समझना चाहिए। संस्कृति की बात करें तो चाहे राम मंदिर बनाने का विषय हो, बताइए अगले साल भव्य राम मंदिर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमारा सपना था कि नहीं? हम सबका सपना था कि नहीं? पूरा हुआ कि नहीं? केदारनाथ धाम का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी तरीके से सोमनाथ टेम्पल का जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है?
और अब पुष्कर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। 40 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च होंगे, 40 करोड़ उस पर भी खर्च होंगे और वहां ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। इसलिए मित्रों, हमारी कोशिश है कि हम संस्कृति की रक्षा करें, गौरव संभालें, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने में एक रोड़ा है, वो रोड़ा राजस्थान में उत्पीड़न का है, अत्याचार का है, पक्षपात का है और गृह लूट, गहलोत सरकार का है। इसको हमको छुट्टी पानी है और विकास को नीचे तक पहुंचाना है। इस काम को हमको आगे बढ़ाना है। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो चाहे सड़क ले लो, आप बताइए आपको 9 साल में फर्क दिखा कि नहीं दिखा? अंडरपास, ओवरपास, एलिवेटेड रोड, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन दिखा कि नहीं देखा? आपको मुंबई से दिल्ली का कॉरिडोर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राजस्थान का उससे विकास होगा कि नहीं होगा? मेट्रो रेल्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एयरपोर्ट्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मित्रों, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, 400% बजट रेलवे का राजस्थान का बढ़ाया गया है। 400% बजट बढ़ाया गया है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि विकास के नए आयाम लिखे गए हैं और विकास को आगे बढ़ाने का काम, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। अभी 8 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए थे और 24,300 करोड़ रुपए के या तो शिलान्यास कर गए या उद्घाटन कर गए। वो राजस्थान की उन्होंने तस्वीर बदली। और उसी तरीके से भिवाड़ी में ट्रांसमिशन सेंटर 1,03,040 करोड़ का वो भी दिया है। और मुझे एक बात की खुशी है, मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा। वसुंधरा जी, आप पहले विपक्ष की नेता थी, बाद में आप मुख्यमंत्री बनी। बताइए उस समय कितने मेडिकल कॉलेज थे और मोदी जी के आने के बाद 23 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को दिए गए कि नहीं दिए गए? हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज, जिसमें मुझे याद है कि 7 मेडिकल कॉलेज खुल गए थे और बाकी मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे थे। इसलिए विकास की एक नई कहानी हमारे नेताओं ने, हमारे एनडीए की सरकार ने किया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके सामने में आप कहोगे कि जेपी नड्डा ने एक पोस्टर उठा करके फेल्ड रिपोर्ट गहलोत की दिखा दी। ऐसा मैं सिर्फ पोस्टर नहीं दिखाता हूं, मैं पत्रकारों को याद दिलाना चाहता हूं। बताइए, गहलोत सरकार ने कहा था कि नहीं कहा था कि एग्रीकल्चर के मशीन्स पर, फार्मर्स के ट्रैक्टर पर हम जीएसटी को हटा देंगे? कहा था कि नहीं कहा था? हटा दिया क्या? हटाया क्या? बताइए, कहा था कि नहीं कहा था कि मैं स्पाइस बोर्ड बनाऊंगा? कहा था कि नहीं कहा था? स्पाइस बोर्ड बन गया क्या? कहा था कि नहीं कहा था कि हम एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को आगे बढ़ाएंगे? बढ़ा दिया क्या? बढ़ा क्या? आप बताइए। उन्होंने कहा था कि मैं जल घर में पहुंचाऊंगा, किया क्या उन्होंने? किया क्या? मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का बैकलॉग में खत्म करूंगा। कर दिया क्या? मेघवाल जी, किया क्या? आप तो सब जानते हैं, किया क्या राठौर साहब? वसुंधरा जी, किया क्या? ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। बताइए, कहा था कि हम शहीदों के पत्नियों को नौकरी देंगे और उनका घर बसाएंगे। किया क्या? आज 2 बहनें आई थी, मैं करोड़ीमल जी को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको वायदा करता हूं कि आगे हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और हम उनका न्याय दिलाएंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाता। इसलिए मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो गहलोत की पार्टी है, ये हर तरीके से घोटाले करती है। दूसरा रिपोर्ट कार्ड बताऊं क्या? आप बताइए, वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 511 मामले दर्ज हुए कि नहीं हुए? और उनका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। आप बताइए, गहलोत परिवार के लोग
हजारों के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? परिवार का पोषण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये इनका रिकॉर्ड है। मित्रों, आप बताइए, मैं भरतपुर गया था। भरतपुर के मंत्री के पति ने रेप और मर्डर का केस है कि नहीं है? भरतपुर के मंत्री के, मैं ठीक बोल रहा हूं, भरतपुर के मंत्री के पतिदेव पर मर्डर का और रेप का केस है कि नहीं है? और गहलोत सरकार उसको बचा रही है कि नहीं बचा रही है? ये अत्याचार है कि नहीं है? ये उत्पीड़न है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, आजकल इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है और वो है पीडीए। और पीडीए क्या है? पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। मैं पीडीए को कहना चाहता हूं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये परिवारवाद को बचाने का तरीका है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी अखिलेश और डिंपल की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? बोलिए ना, अखिलेश और डिंपल की पार्टी है कि नहीं है? ये आरजेडी, लालू, अपनी उसकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, इस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इसी को बचाने के लिए अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, टीएमसी ममता और उसका भतीजा अभिषेक की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चंद्रशेखर राव की भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस, ये बताइए, केटीआर के बाद कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उदयनिधि, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये शिवसेना उद्धव और आदित्य की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, हमारे पवार साहब, हमारे दो पवार और सुप्रिया सोले की पार्टी परिवार की पार्टी बनी कि नहीं बनी? मित्रों, ये पीडीए, ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, यह प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये सब लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए ये अलायंस में आते हैं और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए काम में जुटते हैं। ये हमको फर्क समझना चाहिए। इसलिए मेरे से कल एक पत्रकार ने पूछा, ये आपको ये जो अलायंस हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है। ये तस्वीर बनाने के लिए अच्छा है कि एक साथ तस्वीर बनती है। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, ये तो पहले से ही एक थे, इसमें नई बात क्या है? आप बताइए कि के साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? ये समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? और आरजेडी साथ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? आप बताइए, टीएमसी और कम्युनिस्ट साथ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? ये तो पहले से मिले, कौन किसको क्या देगा? कोई किसी को कुछ नहीं दे सकेगा। बचाने का इरादा सिर्फ ये है कि इनके ऊपर केस ना हो और इनके परिवारों को बचाया जाए। ये परिवार बचा रहे हैं, ये पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं और मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। इस बात को हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, ये अच्छा, आप देखिए कांग्रेस पार्टी, अब ये भी बताइए, मां बेटा बेटी की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर। गहलोत भी कॉन्ट्रैक्ट पर है और सचिन तो सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये सबलेटिंग है काम। ये सब परिवार की पार्टियां हैं, ये परिवार लोग चलाते हैं। इसलिए मित्रों, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देनी है और राजस्थान पर लगा हुआ भ्रष्टाचार का, ये दार का, उत्पीड़न का, इसको घर बैठाना है। राजस्थान सहने वाला नहीं है, हमने आगे बढ़ना है और विकास के नई गाथाएं लिखनी है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।
तो अभी आपने जेपी नड्डा को सुना। इस दौरान उन्होंने जमकर गहलोत सरकार समेत आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दलों पर और इसी के साथ राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रिमोट का बटन दबाकर नई सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत भी कर दी और जयपुर के चंदनवन से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का ये आगाज हुआ है। बीजेपी का ये राज्यव्यापी अभियान है और सभा को संबोधित करते हुए निशाना साधते हुए भी जेपी नड्डा नजर आए। पदाधिकारियों और मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे और इसके अलावा नड्डा बीजेपी विधायक दल और संभागवार बैठक भी लेंगे। और जब मंच पर पहुंचे तो उनका जब भव्य स्वागत हुआ, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजस्थानी तरीके से उनका पूरा भव्य स्वागत मंच पर, और आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में जैसा कि आपने देखा। आग्रह करूंगा एक बार के साथ आप अभिवादन करें। जय शिवा सरदार की। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि साफा पहनाकर और इसी के साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट करके स्वागत किया गया है। और इसके साथ ही जेपी नड्डा ने जमकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है।